अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है डिडक्शंस नॉट अलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। जब भी एक बिज़नेस की इनकम कैलकुलेट की जाती है तो उसमें कौन कौन से खर्चे जो हैं वो एफबीआर नहीं मानता। जब भी आपने बिज़नेस इनकम फाइंड करनी है उसमें से आपने ये वो खर्चे हैं जो आप नहीं अलाउ करवा सकते अपनी इनकम में से। तो आज हम वो खर्चे देखेंगे वो कौन से खर्चे हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको क्यों ज़रूरत है इन खर्चों को जानने के लिए। उसकी मेन रीज़न ये है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी एडजस्ट टू कन्वर्ट इनटू द टैक्स प्रॉफिट। क्या मतलब कि टैक्स प्रॉफिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रॉफिट। कि जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो एक अलहदा चीज़ है टैक्स प्रॉफिट से। क्या मतलब हुआ कि आप जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या कोई अगर जनरल एक बिजनेसमैन अपना छोटा सा बिजनेस रन कर रहा है वो अपने तमाम खर्चे अपनी इनकम में से माइनस कर देता है। तो उसके बाद वो जो उसको प्रॉफिट होता है वो कहता है नेट प्रॉफिट, इस पर टैक्स रेट लगा के टैक्स दे दो एफबीआर को। लेकिन नहीं, एफबीआर कहता है वो जो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाला असल में हम उसको प्रॉफिट नहीं मानते, हम टैक्स प्रॉफिट को टैक्स प्रॉफिट मानेंगे। तो उस टैक्स प्रॉफिट का मतलब इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिन्हें वापस जो है ना वो ऐड करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है, कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी जब सैलरी लेंगे बिजनेस में से तो बिजनेस जो टैक्स वाले हैं, एफबीआर वाले हैं, वो सैलरी को नहीं मानेंगे। अगर वो सैलरी एओपी ने अपने मेंबर को दी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर अपने मेंबर को मंथली सैलरी दे रहा है तो वो मंथली सैलरी टैक्सेबल सैलरी नहीं होगी। मतलब उसको हमें वापस ऐड करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में। अभी आगे जाके हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से खर्चे हैं जिसको एफबीआर नहीं मानता। सेक्शन 21 है इसका, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 21 है उसमें तमाम डिटेल में लिखी हुई है। वन बाय वन हम देखेंगे। पहली चीज़ जो आ रही है वो है सेस रेट्स टैक्सेस। आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई टैक्स दिया है लोकल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स को आप एज अ एक्सपेंस नहीं ट्रीट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो चल जाएगा, आपने अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है पब्लिश करने के लिए उसमें तो आप इन चीज़ों को लिख देंगे कि जी हमारा ये टैक्स दिए, ये खर्चा है, ये माइनस होने के बाद हमें जो प्रॉफिट बचा है हमें ये प्रॉफिट बचा है। लेकिन जब आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन कि हमारी कंपनी का टैक्स कितना बना है, हमारे बिजनेस का टैक्स कितना बना है, तो उसमें फिर आप इन चीज़ों को वापस ऐड करेंगे जितने टैक्स आपने माइनस किए होंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनी सम पेड और पेएबल बाय द पर्सन in Pakistan or outside Pakistan on account of any cess rate or tax levied on profit or gains of the business। इन पर जो जो आपने टैक्स दिया होगा उसको एफबीआर वाले एज अ टैक्स, एज अ एक्सपेंस नहीं ट्रीट करेंगे। नंबर दूसरी आ जाती है टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। ये होता क्या है? ये होता यह है कि आपने एक जगह से चीज़ें खरीदी, उन्होंने आपका कुछ टैक्स काट लिया, कुछ टैक्स काटने के बाद एफबीआर को डायरेक्ट जमा करवा दिए, तो वो जो टैक्स उन्होंने काटा उसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। विद होल्डिंग टैक्स इसको कहा जाता है। तो अगर कहीं पर आपका ये टैक्स कटा है तो आप उसको एज अ एक्सपेंस नहीं ट्रीट करेंगे। क्या कहता है? एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 149 एंड 158 फ्रॉम एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन। अब ये 149 और 158 क्या है? ये आपका क्या है, कुछ ऐसे सेक्शन है जो कहते हैं कि जब आप पेमेंट करेंगे किसी को तो आपने इस पे टैक्स काट लेना है। 149 फॉर एग्जांपल सैलरी का, आप कई जगह पर काम कर रहे हैं और आपको वहां से सैलरी मिल रही है और सैलरी आपकी इतनी ज़्यादा है जो कि टैक्सेबल है, क्योंकि सैलरी का भी स्लैब रेट क्या है अब 6 लाख कर दिया गया है
कि जिसकी सालाना सैलरी 6 लाख से ज़्यादा होगी उसके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स लगेगा। तो जो परसेंटेज टैक्स लगेगा वो पे करने वाला काट के आपको देगा और वो काट के बैंक में FBR को जमा करवा देगा और आपको काटने के बाद सैलरी पे करेगा। तो अगर आपका कहीं पर टैक्स ये कटा है और आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए, ना कि टैक्स प्रॉफिट के लिए, ये 2 डिडक्शंस हो गई जो कि अलाउ नहीं होती। नंबर 3 आ रही है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, इसकी एक अलहदा से वीडियो बनी है जो कि आई थिंक मेरा लेक्चर है डेफिनेशन वाला, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, तो उसमें इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया गया। अब हम सिर्फ इन डिडक्शन को देख रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस किसी ऐसे शख्स को पेमेंट करता है किसी सर्विसेज के बदले, किसी सैलरी के बदले, तो क्या हम उसको एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं जी। उसके बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है एनी सम पेड टू अ नॉन रेजिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, रेंट, ब्रोकरेज, कमीशन, प्रॉफिट ऑन डेट, पेमेंट फॉर सर्विसेज और फी or any other sum chargeable to tax, the provisions of income tax ordinance, unless tax thereon has been paid or deducted and paid under section 149 और 158 and 233। मतलब आप पेमेंट उसको करें लेकिन जिस पेमेंट पे टैक्स बनता होगा अगर आपने वो टैक्स नहीं काटा तो फिर वो पेमेंट भी आपको अलाउ नहीं होगी। आगे आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अब ये जहाँ पर वर्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट आ जाता है ना, इसका मतलब है कि लॉ में कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिट लिखी गई है, इसकी एक वजाहत दी जा चुकी है। अच्छा, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में आप जब भी देखना होगा आपको इनकम टैक्स रूल 2002 जो है ना उसमें इसकी डिटेल बताई गई होगी, तो आप वहाँ से जाकर देखेंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल कंप्लीट लिखी है कि जी आपने कितनी लिमिट तक एक्सपेंडिचर जो है एंटरटेनमेंट पे कर सकते हैं, किस किस हेड में कर सकते हैं। तो जितनी लिमिट वहाँ पे लिखी है अगर आपने उस लिमिट से ज़्यादा का कोई कंपनी में एक्सपेंस कर दिया, बिजनेस में एक्सपेंस कर दिया, तो वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। प्रेस्क्राइब का मतलब इनकम टैक्स रूल 2002 में जो इंटरटेनमेंट के बारे में डिटेल में बताया गया है, अगर उसके मुताबिक आपने डिडक्शन किया तो आपको अलाउ होगी, अगर उस रूल को फॉलो नहीं किया तो फिर आपको इंटरटेनमेंट की मद में जो आप एक्सपेंस करेंगे वो आपको अलाउ नहीं होंगे, आप अपने प्रॉफिट में से उसको माइनस नहीं कर सकेंगे। आगे आ रहा है सम पे टू अनरिकॉग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड फंड। आपके बिजनेस ने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दिया या पेमेंट कर दी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनरिकॉग्नाइज्ड है या अनअप्रूव्ड फंड है, तो भी वो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टूवर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड which is not approved or recognized is not allowed as deduction। होता यूँ है कि जब आप किसी ऐसे इदारे में अपने एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए पेमेंट करते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड ही नहीं होता या रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होता, तो उसको जो आप पेमेंट करेंगे आपको वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं होगी। बहुत से प्राइवेट सेक्टर ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं, ऐसे NGOs काम कर रही हैं जो लोगों की सोशल वर्क करती हैं, तो जब आप उनको पेमेंट करेंगे और वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी या रिकॉग्नाइज्ड नहीं होंगी, अप्रूव्ड नहीं होंगे FBR से, तो फिर उनको दिए जाने वाले पैसे भी आप एज अ डिडक्शन नहीं ले सकते अपने प्रॉफिट में से। थर्ड वन आ रहा है जी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अ प्रोविडेंट फंड और अदर फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में भी हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। डेफिनेशन का जो है टॉपिक है हमारा तकरीबन 1 घंटे की वो वीडियो, उसमें तमाम डेफिनेशंस को मैंने डिटेल में जो है ना वो उसको डिस्कस किया है,
तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। एनी पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड or other fund established for the benefit of employee of the person is not deductible in computing the taxable profits of a business unless the person has made effective arrangement to deduct tax at source from any payment made from the fund which are chargeable under the head salary। अब ये उसकी यहाँ पे उसने कुछ कंडीशन बता दी, अगर इस कंडीशन के मुताबिक टैक्स कटता है उस पेमेंट से तो फिर वो डिडक्शन अलाउ होगी, लेकिन अगर वो टैक्स नहीं कटता उस पर तो फिर इसका मतलब है वो डिडक्शन भी आपको अलाउ नहीं होगी, आप अपने प्रॉफिट में से उसको माइनस नहीं करते। अगर आप माइनस पहले कर चुके हैं तो आपको वापस उसको ऐड बैक करके फिर उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करना पड़ेगा। आगे क्या आ रहा है जी, फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। अगर किसी वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से आपको लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई पेनल्टी लगा देती है, आप पे कोई फाइन चार्ज कर देती है, तो वो फाइन भी आप अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे। और अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त वो माइनस कर दिया है तो उसको वापस आप अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे ताकि आपका टैक्स कैलकुलेट किया जा सके। समटाइम ऐसा होता है आप बिजनेस रन कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी वाले आ जाते हैं, वो आके देखते हैं आपके कुछ SOPs के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे, आपको फाइन कर जाते हैं, वो फाइन आप पे कर देते हैं। फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो चलो वो आपका एक्सपेंस कंसीडर हो जाएगा, अगर आपने वो बैलेंस शीट में बनाएंगे, अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तो वो आप उसमें से माइनस करेंगे, लेकिन जब आप टैक्स के लिए प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर आपको उसमें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। आगे कह रहा है पर्सनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय अ पर्सन। पर्सनल एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के अमाउंट में से आपने खुद पे कोई खर्चा कर लिया, या FBR वाले देखेंगे आपने कोई पेमेंट ऐसी की जिसका बेनिफिट आपकी ज़ात को हो रहा है, बिजनेस को तो उससे फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा, तो वो जो आपका बेनिफिशियल है तो वो भी एक्सपेंस नहीं अलाउ होंगे। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। समटाइम ऐसा होता है कि आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम आप अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए पे करते हैं, बिजनेस अकाउंट के ज़रिए पे करते हैं, तो जब आपका ऑडिट किया जाता है तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाता, वो जो पेमेंट आपने की होती है। इस तरह और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिज़र्व फंड, हाँ जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर कंपनी में तकरीबन हर AOP में ये अकाउंट मेंटेन होता है। रिज़र्व फंड क्या होता है, फ्लफ बैक फंड क्या होता है, फ्लफ बैक प्रॉफिट ये वो फंड होता है जो आप अपने सालाना प्रॉफिट में से कुछ रेशो, कुछ अमाउंट जो है रिजर्व करके रख लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं उसको कि चलो आने वाले वक्त में हम इसको यूटिलाइज कर सकेंगे, मतलब जैसे कह लें सेफ साइड कर लेते हैं आप। तो अगर आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ ऐसी अमाउंट रिजर्व रखी है तो फिर वो रिजर्व भी आपको अलाउ नहीं करेगा FBR। यानी अमाउंट ट्रांसफर टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इज इन एनी वे का मतलब आप चाहे डायरेक्ट रिजर्व के नाम से उसको अलहदा कर लें या किसी खास नाम से उसको अलहदा कर लें जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर एडिशनल बैड डेट्स, इस तरह के नाम से आप बता देते कि जी ये हमने पैसे फलाने होने वाले मकसद के लिए रख लिए। तो जो होने वाला मकसद है उसको तो अभी हमें नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, आपने सिर्फ नाम के तौर पर रख लिए तो वो भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि FBR ने एक्चुअल जो आपकी पेमेंट हुई है या जो एक्सपेंस हुए हैं उनको डील करना है। रिम्यूनरेशन पेड टू अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, रिम्यूनरेशन का मतलब आपने उजरत पे की किसको, अपने ही किसी मेंबर को, मंथली रखी हुई है। हालांकि इनको तो जाएगा प्रॉफिट, एक AOP काम कर रही है वो मंथली जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो अपने मेंबर्स में डिवाइड कर देगी बस। लेकिन आप बिजनेस में उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें जी मैंने जो हम 3 बंदे काम कर रहे हैं एक कंपनी में, या हमने 3 बंदों ने एक एसोसिएशन बनाई है, और कंपनी अलग चीज़ है, एसोसिएशन की बात हो रही है, एसोसिएशन हमने बना दी, अब हम इस एसोसिएशन को काम कर रहे हैं, हमने अपनी सैलरी खुद ही 1-1 लाख रुपए डिसाइड कर ली है, ठीक है, तो वो 1-1 लाख आप निकालेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट किधर जाएगा, कंपनी को तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस वजह से FBR कहता है कि जो एसोसिएशन है वो अपने मेंबर को सैलरी नहीं दे सकता,
या देगा तो मैं उसको नहीं मानता कि जी आप ये सैलरी एज ए एक्सपेंस ट्रीट करें। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी ट्रीट कर ली है तो आपको वापस अपने प्रॉफिट में ऐड करके उसका टैक्स निकालना पड़ेगा। एनी प्रॉफिट, हाँ जी, ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं हो रही, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने ही मेंबर को नहीं दे सकते। अगर देंगे, नहीं दे सके का मतलब ये नहीं कि आप दे ही नहीं सकते, ना देने का मतलब आपको उसका बेनिफिट टैक्स में कोई नहीं है। टैक्स आपसे फिर भी उन्होंने लेना है पूरे प्रॉफिट पे। मिसाल के तौर पे एक मेंबर ने कर्जा दे दिया अपनी एसोसिएशन को, अब वो कहता है जी मैं तो कर्जे के ऊपर इतना प्रॉफिट लूंगा, बैंक से अगर आप लेंगे तो आपको 10% देना पड़ेगा, मुझे आप 5% दे दें, ठीक है जी, तय हो जाता है। अब ये जो 5% आप पे कर रहे हैं अपने अपने ही ऑनर को, जो प्रॉफिट ऊपर दे रहे हैं, वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अगर किसी और से आपने लिया होता बैंक से तो फिर आपको वो अलाउ होना था, यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। ब्रोकरेज, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे उसने अपनी कमीशन ले ली तो वो भी अलाउ नहीं होगा। सैलरी भी उसको अलाउ नहीं करेंगे आप मंथली। अदर रिम्यूनरेशन पेड या किसी और मद में आप उसको कोई पेमेंट करेंगे उससे फैसिलिटी के तौर पे तो वो नहीं होगा। हाँ, कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। बाय एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन टू द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, ये वो डिडक्शन है जो अलाउ नहीं करता एफबीआर। अगर आपने की है तो जस्ट आपने वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए की है, टैक्स प्रॉफिट के लिए नहीं की। अगर ये कुछ लिमिटेशन आ गई कि जी आपने पेमेंट तो कर दी, लेकिन अगर आपने इस तरीके से नहीं की तो वो सारी पेमेंट ही आपकी फारिग है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से कर दी है तो फिर इसका मतलब है आपको अलाउ है। पेमेंट एक्सीडिंग 250,000 रुपीज टू बी मेड बाय क्रॉस चेक। अगर इससे ज़्यादा की पेमेंट आप कर रहे हैं तो फिर आपको क्रॉस चेक के ज़रिए करनी पड़ेगी, और अगर नहीं कर रहे तो फिर आपको वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। Any amount paid under a single account head which in aggregate, सिंगल अकाउंट हेड का मतलब आपका फर्नीचर का हेड है, फिटिंग का हेड है, प्लम्बरिंग का हेड है, मेंटेनेंस का हेड है, रिपेयर का हेड है, ये आपके वो हेड है जिसके आप खर्चे बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके खर्चे में एग्रीगेट उन्होंने बता दिए कि 250,000 से ज़्यादा का पेमेंट आप क्रॉस चेक के बगैर नहीं कर सकते इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब थोड़े थोड़े कर दें तो वो 2 लाख, ये 250,000 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। विच इन एग्रीगेट एक्सीड 250,000 रुपीज मेड अदर देन बाय क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस्ड पे ऑर्डर और एनी अदर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। फॉर दिस पर्पज एन ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर बैंकिंग चैनल। हाँ जी, कार्ड के जरिए पेमेंट की वही बैंकिंग चैनल है, लेकिन 250,000 से ज़्यादा की पेमेंट आप क्रॉस चेक के बगैर नहीं कर सकते। However, the amount paid for an expenditure which does not exceed rupees 25,000 will be allowed even if not paid through the above instrument. Similarly, expenditure on account of utility bills, freight charges, travel fare, postage, payment of taxes, duties or any other statutory obligation are exceptions. कुछ बिल आ गया, बिल को तो नहीं ना आप अब इसको पे करेंगे जी कि आप इसको चेक के जरिए पे करें, वो तो हमें डायरेक्ट जमा करवा देना। आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग फेयर है आपका, वो भी नहीं ज़रूरी कि आप चेक के जरिए पे करें। तो ये उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दे दी हैं कि अगर आप ये चीज़ें हैं कि जो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको क्रॉस चेक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है जी पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सीडिंग ₹25,000 पर मंथ। सेक्शन 21 सब सेक्शन एम इसका ये कहता है कि अगर आपने सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे करनी है और वो 25,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको उसको बैंक के ज़रिए पे करनी पड़ेगी, चेक के ज़रिए पे करनी पड़ेगी। अगर चेक के ज़रिए नहीं करेंगे तो हम सारी सैलरी जो है ना वो टैक्सेबल कर देंगे, मतलब उसको निकाल देंगे आपके प्रॉफिट में, एक्सपेंसेस में से एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे आपका। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को समझने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल नेचर के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। तो उसके लिए जो है ना मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ यही डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। ये उस वीडियो का थंबनेल होगा, आप ये मेरे चैनल पे जाकर इसको वहां से वॉच कर सकते हैं।
तो एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल फॉर अ कैपिटल नेचर इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। कैपिटल नेचर एक सिंपल से आप समझ लें, आपने एक प्लांट खरीद लिया, प्लांट एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है आपका, आपने उसको एसेट बना लिया, उसके लिए जितने पैसे आपने दिए तो वो आप उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन जो है ना अगर वो बनती है तो वो आप माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल नेचर का कोई भी एक्सपेंस जो होगा वो आपका अलाउ नहीं होगा। सिंपल यहाँ पे समझ लें, कैपिटल नेचर वो होता है कि जिसका बेनिफिट आप 1 साल के टेन्योर से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ रहा है जी एक्सपेंडिचर ऑन सेल प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन। ये तो हर बिजनेसमैन करता है कि उसकी सेल इंक्रीज हो, और प्रमोशन जो है ना उसका एक टूल होता है, तो उसको को भी लिमिटाइज किया गया है कि आप उसको कितने हद तक, ये इसका यहाँ पे सेक्शन 21(0) नहीं है, यहाँ पे कुछ और आना है, इसको आप रहने दें। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% of turnover by pharmaceutical manufacturer will not be allowed as deduction। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर को जो है ना वो 10% से ज़्यादा के लिए अलाउ नहीं है। अगर आपकी बिजनेस फार्मास्यूटिकल का है तो अपने टर्नओवर का 10% से ज़्यादा वो सेल्स प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, अच्छा ये 21P, any expenditure on utility bill in excess of prescribed limit will not be allowed। यूटिलिटी बिल्स की भी एक लिमिट दी गई है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा का बिल आप पे कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो आपको अलाउ नहीं होगा। नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब अगर आपका बिजनेस इतना इंक्रीज हो गया है कि वो बाय लॉ अब आप पे ये ऑब्लिगेटरी हो गया है कि अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं, तो जब तक आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे आपके एक्सपेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, बाउंड कर दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं एनी एक्सपेंडिचर इफ द सेल्स आर बीइंग मेड बाय अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कह रहा है जो बंदा सेल कर रहा है अगर वो रिक्वायर था कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे किसमें, सेल टैक्स में, अंडर सेल टैक्स एक्ट, बट फेल्स, बट नहीं कर सका टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा सका, विल बी रिस्ट्रिक्टेड, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, किसके लिए, उन तमाम एक्सपेंडिचर के लिए जो उसने उस सेल के लिए किए। किस सेल के लिए, जिस सेल पर उसको पाबंद हो गया था अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने का, उसकी भी एक लिमिट होती है, लिमिट प्रेस्क्राइब्ड की गई, आई थिंक 10 मिलियन है। अगर एक बंदे की सालाना 10 मिलियन की सेल होती है तो फिर वो अपने आप को बाउंड है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाए। तो अगर जैसे ही उस लिमिट से ऊपर जाता है 10 मिलियन तक तो वो कर सकता है, ज़रूरत नहीं है उस पर कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, लेकिन एक लिमिट से जब वो ऊपर जाएगा तो उस पर बाउंड हो जाएगा। तो उस लिमिट से ऊपर जितनी वो सेल करेगा उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो वाले लिमिटाइज कर दिए जाएंगे, वो वाले एक्सपेंसेस उसको अलाउ नहीं करेगा। फिर समझें, अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी एक बिजनेसमैन है वो सेल कर सकता है, उसको सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सेल करता रहेगा, सेल करता रहेगा, एक लिमिट आएगी कि वो 10 मिलियन तक अलाउ है कि 10 मिलियन से अबव अगर उसकी सालाना सेल बनती है तो फिर उसको सेल टैक्स में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब 10 मिलियन के ऊपर उसने 12 मिलियन की सेल कर दी लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ अभी तक, तो ये जो 2 मिलियन की उसने इजाफी की है इसके जो एक्सपेंस होंगे वो अलाउ नहीं होंगे उसे, क्योंकि वो बाउंड था कि अपने आप को वो रजिस्टर्ड करवाता जैसे ही 10 मिलियन से ऊपर जा रहा था, उसने चूंकि नहीं किया तो अब इसके 2 मिलियन के जो एक्सपेंसेस हैं वो उसको अलाउ नहीं होंगे, वो लिमिटाइज कर दिए जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, हाँ जी, अब अगर बिजनेस ने कोई एसेट खरीदना है तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही खरीदेगा, बिजनेस के नेम से अगर खरीदना है तो, अगर नहीं खरीदेगा तो फिर उसको अलाउ भी नहीं होगा। द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज़ मेड इट नेसेसरी that assets above certain limits, certain value should be purchased through cross check, cross demand draft, cross pay order or any other cross banking instrument. This instrument must show the transfer of amount from one bank account to another bank account। ये उसने एक सिंपल सी लॉजिक बता दी कि आपने अगर कोई एसेट खरीदना है तो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू खरीदना पड़ेगा, अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं खरीदेंगे तो फिर वो आपका एज अ एसेट भी नहीं माना जाएगा। जब वो एसेट ही नहीं माना जाएगा तो उसके ऊपर आप जितनी भी डेप्रिसिएशन लेंगे वो डेप्रिसिएशन आपको अलाउ
नहीं की जाए। ये आज का छोटा सा एक डिडक्शन विच आर नॉट अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक और इसको आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी भला हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो ईजिली पहुँच सके। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।